नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। इंडिया में कोरोना का संकट चल रहा है। वैक्सीन की कमियां हैं, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की, इन सब चीज़ों की कमियां है। बस एक ही चीज़ कोरोना के रिस्पेक्ट में बहुत आराम से अवेलेबल है और वो है मास्क। अब इस रिस्पेक्ट में यहाँ पे ममता बनर्जी जी, जो कि वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर हैं, बहुत समय तक न्यूज़ में भी रही हैं। अभी बंगाल के इलेक्शन इतने सेंसिटिव खत्म हुए हैं, इस रिस्पेक्ट में मैंने वीडियो बनाई थी। तो भाई ममता बनर्जी जी की तरफ से भी और कुछ स्टेट्स की तरफ से भी एक बड़ी पोटेंट डिमांड आई है कि वैक्सीन और कोरोना वायरस से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, जैसे कि ऑक्सीजन टैंक्स, इन सब के ऊपर जो जीएसटी है उसको माफ़ कर देना चाहिए। जीएसटी एक प्रकार का टैक्स है, तो अगर आप टैक्स माफ़ कर दोगे तो लोगों के लिए चीज़ें सस्ती हो जाएंगी, लोग इन चीज़ों को अफोर्ड कर पाएंगे। अब क्या ये लॉजिक सही है? इस लॉजिक को निगेट कर रही है निर्मला सीतारमण जी। निर्मला सीतारमण जी, जो कि हमारी ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर है, इनका यह बोलना है कि अगर आप वैक्सीन पे लगने वाला, कोविड के ड्रग्स पे लगने वाला, ऑक्सीजन सिलेंडर्स के लगने वाला, कंसंट्रेटर्स के ऊपर लगने वाला जीएसटी हटा देते हो तो इन चीज़ों के दाम बढ़ जाएंगे। अब इस रिस्पेक्ट में ये बड़ा अजीब लगेगा कि अगर आप टैक्स हटा दो और दाम बढ़ जाएंगे। तो निर्मला सीतारमण जी का जो लॉजिक है वो भी मैं आपको समझाऊंगा और फिर मैं एंड में आपको बताऊंगा कि जो लॉजिक दिया गया है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर जी के द्वारा वो बिल्कुल गलत है। किस रिस्पेक्ट में गलत है ये भी मैं आपको समझाने वाला हूं। अगर आप जीएसटी की बात करो तो मान लीजिए कोई दवाई आप बना रहे हो और उस दवाई को बनाने के लिए आपको 3 बल्क ड्रग्स की जरूरत है, B1, B2, B3, और 2 केमिकल्स की जरूरत है, C1 और C2। ओके। और इस रिस्पेक्ट में ये जो दवाई का सेंट्रलाइज्ड प्रोड्यूसर है, मान लीजिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। मैं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आजकल दवाई बनाने में या तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का नाम आता है या भारत बायोटेक का नाम आता है। आगे आने वाले समय में जाइडस कैडिला और बहुत अलग अलग प्रकार की चीजें आ रही हैं। रेड्डी लेबोरेटरी स्पुतनिक 5 बना रहा है। तो ये मान लीजिए 5 जगहों से ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया या भारत बायोटेक अपना इनपुट खरीद रहा है और इस इनपुट से दवाइयां बना के फाइनली ये लोग कोविशील्ड या कोवैक्सीन बना रहे हैं। समझिए, ठीक है। तो B1, B2, B3, C1, C2, यहां पे मैं सिर्फ वैक्सीन की बात कर रहा हूं। इस रिस्पेक्ट में ऑक्सीजन टैंक, कंसंट्रेटर, आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हो। B1, B2, B3 बल्क ड्रग इसलिए नहीं क्योंकि दवाई को बनाने में बल्क ड्रग ही चाहिए। अब आपको 2 सिनारियोज यहां पे एज्यूम करने होंगे। ये जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है और भारत बायोटेक है, अगर ये किसी बल्क ड्रग को देश से खरीद रहे हैं या देश के बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। चाइना से बहुत सारे बल्क ड्रग्स इंडिया में आते हैं। अब अगर आपने बिल ऑफ एंट्री देखा हो तो जब कोई भी चीज इंडिया के अंदर आती है तो उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी लगती है, साथ साथ जीएसटी भी लगता है। वैक्सीन से रिलेटेड इंपोर्ट्स को लेके सरकार ने बहुत हद तक कस्टम ड्यूटी माफ कर दी है, लेकिन जीएसटी लगाया जा रहा है। तो मान लीजिए कि जो बल्क ड्रग्स हैं, जो रॉ मटेरियल्स हैं, जो कि इंडिया के अंदर एक्सपोर्ट हो रहे हैं, उनके ऊपर जीएसटी लग रहा है। या फिर इंडिया में किसी ने बल्क ड्रग बना दिया और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को बेचा, उसके ऊपर जीएसटी लग रहा है। तो B1 ने भी जीएसटी भरा, B2 ने भी जीएसटी भरा, B3 ने भी जीएसटी भरा, C1 केमिकल प्रोवाइड करने वाले ने भी जीएसटी भरा, C2 केमिकल प्रोवाइड करने वाले ने भी जीएसटी भरा। और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जब वैक्सीन बना के मार्केट में बेचेगा तो भी जीएसटी चार्ज करेगा। अब देखिए कितनी पार्टी आ रही है, B1, B2, B3, C1, C2, 5 तो यही हो गई जीएसटी भरने वाली और एक सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया आ गया, तो खिचड़ी सी पक रही है। अब आप बोलोगे फाइनल में एक वैक्सीन बनकर निकल रही है और जीएसटी भरने वाले इतने, तो ये कंफ्यूजन दूर होगा कैसे? ये कंफ्यूजन दूर होता है जीएसटीएन पोर्टल से। होता यह है कि जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं उनका सबके पास अपना जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर है और उनके पास एक जीएसटी पोर्टल के अंदर लॉगिन है। तो B1 अगर कोई बल्क ड्रग बना के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को बेचता है तो किसी इनवॉइस पे बेचा होगा ना, कि B1 ने इनवॉइस प्रोवाइड होगी और उस इनवॉइस के हिसाब से सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने B1 को पेमेंट की होगी और उस रिस्पेक्ट में B1 ने यहां पे कुछ जीएसटी चार्ज किया होगा। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये सारे प्लेयर्स अलग अलग अपने जीएसटी रिटर्न फाइल कर रहे हैं। तो जब B1 सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को कोई रॉ मटेरियल बेचेगा तो उसके ऊपर जो जीएसटी होगा वो, ये जो B1 है वो किसको जमा कर देगा? सरकार को जमा कर देगा। लेकिन क्या वो जीएसटी B1 सरकार को अपनी जेब से जमा करेगा? नहीं, वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की जेब से जमा करेगा। तो मान लीजिए कि B1 ने रॉ मटेरियल सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को बेचा 1 लाख रुपए का। ओके। और उस 1 लाख रुपए पे 5% का जीएसटी है, तो मान लो 5,000 रुपए जीएसटी हो गया। तो कुल मिला के 1,05,000 रुपए की पेमेंट यहां पे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया किसको कर रहा है? B1 को कर रहा है। ठीक है। अब यहां पे आप समझिए बात को, ये जो 5,000 रुपए है ना, ये B1 जाके जीएसटी डिपार्टमेंट को जमा कर देगा। ओके। लेकिन
अभी के लिए ये 5,000 रुपए किसकी जेब से निकले? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की जेब से निकले। और इस प्रकार के ट्रांजैक्शन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया B2 से भी कर रहा है, B3 से भी कर रहा है, C1 से भी कर रहा है, C2 से भी कर रहा है। तो B1, B2, B3, C1, C2 ये जो कुछ भी बेच रहे हैं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को, और जो भी जीएसटी भर रहे हैं, वो जीएसटी आ कहां से रहा है? वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से आ रहा है। तो मतलब कि B1, B2, B3, C1, C2 ने जितना भी टैक्स भरा है अब तक जीएसटी का, वो किसने पे किया? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने पे किया। तो ऑलरेडी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यहाँ पे बहुत सारा टैक्स पे कर चुका है। अब जब फाइनली सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया मेडिसिन बनाएगा और उस मेडिसिन को वो मार्केट में कितने रुपए का बेचता है? मान लो एक डोज वो 1,000 रुपए की बेचता है। अभी उस 1,000 रुपए की डोज पे 5% जीएसटी लगेगा। लेकिन वेट अ मिनट, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ये बोलेगा कि भाई इसका 5 रुपए जीएसटी लगा के, 5% जीएसटी लगा के कितने रुपए की हो गई? तो 1,000 रुपए का 5% हो गया 50 रुपए। तो भाई 1,050 रुपए की हो गई। लेकिन यहां पे बहुत सारे टैक्स एग्जेम्पशन लेने वाला है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, क्योंकि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ये बोलता है कि समझिए, ये जो B1, B2, B3, C1, C2 से उसने जो रॉ मटेरियल्स खरीदा है, वो बहुत सारे रॉ मटेरियल का उसने ऑलरेडी जीएसटी भर रखा है। तो जो पहले उसने जीएसटी भर रखा है उसका उसके पास टैक्स क्रेडिट है, और वो टैक्स क्रेडिट का एग्जेम्पशन यहाँ फाइनल पेमेंट से लेने वाला है। तो फाइनली जो जीएसटी यहाँ पे भरने वाला है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, उसमें जो पहले वो टैक्स क्रेडिट ले रखा है उसको वो कंपनसेट करेगा। यानी मान लीजिए B1 को उसने जीएसटी में 5,000 रुपए एक्स्ट्रा दिए थे, B2 को भी मान लीजिए 5,000, सबको 5,000 रुपए दिए, तो 25,000 रुपए के टैक्स क्रेडिट पड़े होंगे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के पास। और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इन टैक्स क्रेडिट को कैसे प्रूव करेगा? तो समझिए, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भी अपनी जीएसटी इनवॉइसेस, जीएसटी रिटर्न फाइल करता है हर महीने पोर्टल पे। उस रिस्पेक्ट में B1 वाली इनवॉइस, B2 वाली इनवॉइस, B3 वाली इनवॉइस, C1, C2 वाली इनवॉइस, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने खुद का कितना वैल्यू एडिशन किया, उसका पूरा एक जीएसटी का कच्चा चिट्ठा बना के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अपने जीएसटी पोर्टल पे अपलोड करेगा। और फिर जो भी रेलेवेंट जीएसटी अथॉरिटीज होंगी वो इस कच्चे चिट्ठे का एनालाइज करेंगी और बाद में डिसाइड करेंगे कि हाँ भाई इसने जीएसटी सही तरीके से भरा है या नहीं भरा है। तो फाइनली जब सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का माल मार्केट में बिकने के लिए पहुंचेगा, तो फाइनली एंड प्रोडक्ट के जितने दाम होंगे उसके ऊपर 5% का सरकार जीएसटी और लगा रही। तो इन दामों को कम रखना बहुत जरूरी है। ये बात यहाँ पे निर्मला सीतारमण जी बोल रही हैं, किसको? ममता बनर्जी को। ममता बनर्जी ने बोला कि भाई ये जीएसटी आप माफ कर दो। निर्मला सीतारमण जी बोल रही कि आप इस फाइनल स्टेप के 5% को क्यों देख रहे हो, आप बैक एंड के भी 5% को देखो। यहाँ पे B1, B2, B3, C1, C2 के रिस्पेक्ट में जो जीएसटी भरा है यहाँ पे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने, वो जीएसटी अगर इसको टैक्स क्रेडिट की तरह नहीं मिलता है तो उस रिस्पेक्ट में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया क्या करेगा कि यहाँ पे जो 25,000 रुपए इसने जीएसटी भरे हैं वो भी वो लोगों से वसूलेगा अगर उसको क्रेडिट नहीं मिला। आप देखिए यहाँ पे एक बहुत बेसिक कैलकुलेशन इन्वॉल्व हो रही है। इस रिस्पेक्ट में मैं आपको एक्सपोर्ट सिनेरियो समझाता हूँ, फिर मैं बताता हूँ कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर की बात यहाँ पे क्यों गलत हो रही है। एक्सपोर्ट सिनेरियो में क्या होता है कि मान लो आप कारपेट एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो किसी ने, भदोई ने कारपेट बनाई, उस भदोई वाले सप्लायर ने, कारपेट के सप्लायर ने मुंबई में किसी को वो कारपेट बेची और मुंबई वाले ने इस कारपेट को टर्की एक्सपोर्ट कर दिया। तो 3 स्टेप्स आपको नजर आ रहे हैं। सप्लायर ने भदोई में कारपेट बनाई, मुंबई वाले ट्रेडर ने कारपेट को खरीदा और फाइनली उसको टर्की में एक्सपोर्ट कर दिया। जब आप किसी आइटम को एक्सपोर्ट करते हो ना तो उसमें जीएसटी माफ होता है। तो इस सप्लायर ने जिसने भदोई में कारपेट बना के बेची थी उसको भी जीएसटी नहीं भरना, ठीक है ना। मुंबई वाले इस एक्सपोर्टर ने जिसने टर्की में कारपेट एक्सपोर्ट की, इसको भी जीएसटी नहीं भरना। यहां पे दोनों स्टेप्स पे जीएसटी माफ है। तो इस रिस्पेक्ट में अगर ये सप्लायर और मुंबई वाला मर्चेंट जीएसटी भर भी देता है तो वो एक्सपोर्ट की शिपिंग बिल दिखा के जीएसटी का रिफंड ले सकता है, और अगर नहीं भरना तो लेटर ऑफ अंडरटेकिंग एलयूटी बॉन्ड कंसर्न जीएसटी रेंज में जाके जमा कर दो और आपको जीएसटी भरने की जरूरत ही नहीं है। तो एक्सपोर्ट में सरकार ने दोनों स्टेप पे जीएसटी माफ कर रखी है, लेकिन जब डोमेस्टिक मार्केट में चीज बिकती है तो जीएसटी माफ नहीं है। तो मतलब कि अगर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कोविशील्ड बनाते हैं और भारत बायोटेक कोवैक्सीन बनाता है और ये इस वैक्सीन को इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट करते हैं तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं भरना है। लेकिन जब ये वैक्सीन इंडिया के मार्केट में बिक रही हैं तो हम लोग उसके ऊपर जीएसटी पे कर रहे हैं। तो यहां पे निर्मला सीतारमण जी का ये जो स्टेटमेंट है ना वो गलत हो जाता है। निर्मला सीतारमण जी ये बोल रही हैं कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया 5 जगह पे जीएसटी के दाम दे रहा है। B1 को भी दे रहा है, B2 को भी दे रहा है, B3 को भी दे रहा है, C1 को भी दे रहा है, C2 को भी दे रहा है। तो अगर
ये जीएसटी वाला मैकेनिज्म हम हटा देंगे तो B1, B2, B3, C1, C2 को तो इसको जीएसटी देना पड़ जाएगा। तो जो 25,000 रुपए रॉ मटेरियल के स्टेज पे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जीएसटी भर रहा है, वो कंज्यूमर से बढ़ा के लेगा। और अगर हम जीएसटी नहीं हटाते हैं और फाइनल स्टेज पे भी 5% का जीएसटी लगता है, तो उस रिस्पेक्ट में फाइनल स्टेज की ट्रांजैक्शन दिखा के ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अपने 25,000 रुपए का यहाँ पे टैक्स क्रेडिट ले सकता है। कौन सा टैक्स क्रेडिट? तो जब उसने B1, B2, B3, C1, C2 से रॉ मटेरियल खरीदा था तो सबने जाके जीएसटी भरा था, लेकिन वो जीएसटी का पैसा तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने दिया था ना, क्योंकि कंज्यूमर वहां पे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया था। तो उस समय पे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की जेब से 25,000 रुपए एक्स्ट्रा निकल गए थे। तो फाइनल प्रोडक्ट जब सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया मार्केट में बेचने जाएगा और उसके ऊपर 5% का जीएसटी लगेगा, तो इस 5% वाले जीएसटी के ट्रांजैक्शन को दिखा के पहले के 25,000 का टैक्स क्रेडिट सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सरकार से वापस ले लेगा। अब यहाँ बहुत सिंपल सा लॉजिक है, इतना दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। अगर कोई कोविड-19 से रिलेटेड बल्क ड्रग पहले स्टेज पे बिक रहा है, आप वहीं पे जीएसटी माफ कर दो। हर एक्सपोर्ट में तो आप जीएसटी माफ कर ही नहीं रहे ना। सप्लायर एक्सपोर्ट में चाहे सप्लायर हो, चाहे आप कह सकते हो मर्चेंट ट्रेडर हो। तो भदोई में जिसने कारपेट बनाई उसको भी जीएसटी नहीं देना। उसके बाद मुंबई में जिसने कारपेट टर्की में एक्सपोर्ट की उसको भी जीएसटी नहीं देना। तो जब एक्सपोर्ट शिपमेंट है तब आप जीएसटी नहीं दे रहे हो। तो जो डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए मेडिसिन है, ऑक्सीजन टैंक्स हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन है, इसके ऊपर तो आप जीएसटी माफ कर सकते हो। हमेशा के लिए माफ मत करो, अभी 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल के लिए माफ कर दो। उस रिस्पेक्ट में एक काम और किया जा सकता है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को ये 25,000 रुपए का टैक्स क्रेडिट सरकार वापस कर दे और ये 5% रुपीस का जो फाइनल जीएसटी है वो सरकार ना ले। तो जब रॉ मटेरियल स्टेज पे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इन सारे सप्लायर से रॉ मटेरियल खरीद रहा था, तब मान लो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने 25,000 रुपए का जीएसटी भर दिया, तो वो 25,000 रुपए का जीएसटी रिफंड भी तो कर सकती है सरकार सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को। और फाइनली जब सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया फाइनल मार्केट वैक्सीन में बेचेगा डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए, तो उस केस में जो टैक्स लगता है वो सरकार माफ कर दे। लेकिन इसमें पता है क्या होगा? इसमें ये होगा कि सरकार की जेब से पैसा निकलना शुरू हो जाएगा। अब जब सरकार की जेब से पैसा निकलना शुरू हो जाएगा वो सरकार को पसंद नहीं आएगा। इस रिस्पेक्ट में सरकार की जीएसटी अर्निंग बढ़ने की बजाय घटने लगेगी। इस रिस्पेक्ट में सरकार यहां पे अगेंस्ट बोल रही है। उसके बाद सरकार का एक लॉजिक और है। सरकार ये कहती है कि जो आईजीएसटी का रेट है, अगर 100 रुपया आईजीएसटी इकट्ठा किया जाता है तो उस 100 रुपया में से 50 रुपए केंद्र के पास जाता है, 50 रुपए राज्यों के पास जाता है। इस 50 रुपए केंद्र वाले में से 41% किसके पास चला जाता है? राज्यों के पास चला जाता है। तो 50 का 41 कितना हो गया? लगभग हो गया 20 रुपए 50 पैसे। तो 50 पहले स्टेट्स के पास गया था और सेंटर वाले में से भी 20 रुपए 50 पैसे स्टेट के पास चला गया। तो 100 रुपए की जीएसटी में से 70 रुपए 50 पैसे तो स्टेट के पास ही जा रहे हैं। तो ज्यादातर जीएसटी का पैसा आप ही के पास जा रहा है, तो आप अपने अगेंस्ट क्यों बोल रहे हो? ये निर्मला सीतारमण जी ममता बनर्जी जी से बोल रही हैं। हालांकि इसमें भी बहुत से इश्यूज हैं। ये जो सिंपलिस्टिक एजम्पशन दे दिया है ना कि 100 में से 50 स्टेट का, 50 सेंटर का, और इस 50 सेंटर वाले में से भी 20 रुपए 50 पैसे स्टेट के पास चले गए, ये क्रूड एक्सप्लेनेशन गलत है। इसको किसी और वीडियो में समझाऊंगा। तो इस रिस्पेक्ट में आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो लॉजिक यहाँ पे दिया जा रहा है निर्मला सीतारमण जी के द्वारा, ये गलत है। सरकार चाहे तो वैक्सीन और जो भी कोविड-19 से रिलेटेड टेक्नोलॉजीज है उस पे जीएसटी माफ कर सकती है। एक प्रॉब्लम होगी कि सरकार की जेब से यहाँ पे पैसा निकलना शुरू हो जाएगा और वो सरकार चाहती नहीं है। तो आई होप आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।